नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे से पहले ही कांग्रेस के नेताओं पर सीबीआई की रेड से राज्य की सियासत गर्मा गई है। सीबीआई ने बुधवार को महादेव सट्टा एप्लीकेशन मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी बंगले पर दबिश दी गई। वहीं उनके राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा और उनके 2 ओएसडी, उनकी उप सचिव रही 4 आईपीएस अधिकारी सहित पुलिस ऑफिसर्स के घर सीबीआई ने रेड मारी है। वहीं भूपेश बघेल के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले को लेकर कहा है कि ना कांग्रेस झुकेगी और ना कांग्रेस रुकेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा है कि इसे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने एक्स पर लिखा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी और साथ ही केंद्रीय एजेंसियों का भाजपा सरकार लगातार विपक्ष के खिलाफ उपयोग कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक कदम है। तो इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। तो बता दें आपको कि ये दरअसल पूरा मामला महादेव एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है, सट्टा एप्लीकेशन, जिस पर अब सियासत लगातार गरमाती हुई दिखाई दे रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे मसले पर अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, उससे पहले ही ये जो सियासत है वो अपने चरम पर है, यानी कि रेड सीबीआई की कांग्रेस के नेताओं के घर पड़ी और उसके बाद से ही जो स्थितियां हैं वो कुछ इस तरह के दिखने लगी। एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता बीजेपी के। स्वागत है आलोक जी आपका। हमारे साथ तमजीद अहमद जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तमजीद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आलोक जी आपके साथ करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करते उससे पहले कांग्रेस के नेताओं पर ये जो रेड मारी जा रही है सीबीआई के जरिए, इस पर सर टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ ये दौरा होना है और दूसरी तरफ ये रेड चल रही है। मतलब सारा न्याय आज ही मिल जाएगा क्या आलोक जी? आलोक जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तमजीद जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बदले की भावना से ऐसा किया जा रहा है, या ये दौरा होने वाला उससे पहले ये किया जा रहा है, हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को? नेहा जी नमस्कार। देखिए, हमें नहीं लग रहा है ये चीज। हमें तो जो लग रहा है वो इनसे हमसे ज्यादा भारत की सरकार को लग रहा है, मोदी की सरकार को लग रहा है। आप सिर्फ ये देखिए कि ईडी ने जितने भी नेताओं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ केस फाइल किए हैं, लगभग 90% से 95% विपक्ष के नेता हैं। वो चलिए एक बात हो गई, वो भी मैं चलिए मान लेते हैं कि विपक्ष के ऊपर ही सारा हमला करना था भारतीय जनता पार्टी। तो महादेव एप्लीकेशन जो है, सट्टा एप्लीकेशन, ये आपकी तो सरकार थी ना सर उस वक्त? मेरी बात तो सुन लीजिए नेहा जी। बहुत सारे ऐसे ही सनसनी फैलाई जाती है, ठीक है। ऐसे भी जब पहले भी जितने भी विपक्ष के नेताओं को ऊपर रेड किया गया था, या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और या तो उनके खिलाफ जो केस किया गया था उनके केस की स्थिति क्या है। आपको पता है कि जो भी ईडी केस फाइल करती है उसका एग्जीक्यूशन रेट 2% है। तो आप समझ सकते हैं कि 98% जो केसेस फाइल हो रहे हैं वो फेक है। तो जैसे भी महादेव का सनसनी फैलाई जा रही है, ऐसे बहुत सारी सनसनियों का सामना लोग कर ये कैसे तय होगा कि ये केस फेक है या नहीं? ये इसके लिए आप और हम तो तय नहीं कर सकते ना सर। मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। लेकिन हम हिस्ट्री को भी भुला नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ईडी के पास बिना सबूत के, बिना जानकारी के और बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अगर ये तय हो रहा है कि 98% जो केस फाइल कर रहे हैं वो फेक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की रिपोर्ट कर रही है और ये जो न्याय
मिला है लोगों को, उससे पता चल रहा है कि सिर्फ 2% एग्जीक्यूशन रेट है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि केस सही है या नहीं सही है, या हम फैसला नहीं तो कर जांच हो जाने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन मना कर रहा है जांच ना हो? आए तो थे सीबीआई वाले, आए थे ईडी वाले, आए ना, कौन मना कर रहा है जांच ना हो? नहीं तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि केंद्र जो है अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है? अरे आप नहीं, ये हम तय नहीं करेंगे ना ये नहीं, ये हम आप तय नहीं करेंगे, लेकिन सबको पता है ये चीज नेहा जी। हम आप नहीं कहेंगे तो भी लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी को और अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ में दौरा लगा हुआ, जाहिर सी बात है उनको कंटेंट की तलाश है। कंटेंट मिलेगा कैसे? अब कंटेंट उनको सीबीआई और ईडी ने लाके दे दिया है। हम जांच का स्वागत करते हैं, सीबीआई ईडी जितनी बार भेजना हो बाघेल जी के घर उन्होंने कह दिया भेजते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, हमें पता है कि हम सही रास्ते पे, तो हमें डरना क्या है? और सांच को आज क्या आने दीजिए सीबीआई ईडी को। आपको कंटेंट की तलाश थी, आपको कंटेंट मिल गया, अब आइए छत्तीसगढ़ में बयानबाजी कीजिए। लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता आपके कैरेक्टरिस्टिक को, आपके मॉडल ऑपरेटिंग को बुरी तरीके से समझ चुकी है। ठीक तो है, इससे कोई फायदा भी आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक जी। कंटेंट चाहिए क्या? अमित शाह और मोदी के दौरे से पहले ये कंटेंट मिल गया उन्हें, जिस बात का जिक्र तमजीद जी कर रहे हैं? देखिए, ये जो भी कह रहे हैं ये महादेववाद आज का नहीं है। ये जब भूपेश बघेल की सरकार थी उसी समय का ये मामला है। उसी समय भी सर एंड में आया था जब चुनाव होने वाले थे। हाँ, जब भी आया था तो सरकार उन्हीं की थी, और उसमें जो मेन दो आदमी हैं जो दुबई से बैठकर इसको संचालित कर रहे हैं, सौरभ चंद्राकर और रवि उपल, ये दोनों रहने वाले वहीं के हैं। और जिस तरीके की संलिप्तता इसमें पाई गई है उससे तो लगता है कि ये स्टेट के संरक्षण में ये सारा काम हो रहा था। और जितने भी उसमें नाम आए हैं सब लोग कहीं न कहीं उसी सरकार से रिलेटेड लोग थे। कांग्रेस तो कह रही है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। नहीं, फंसा क्यों देंगे? हम तो जांच हो रही है, अगर वो उसमें संलिप्त नहीं पाए जाएंगे तो वो बरी हो जाएंगे। जांच में इतनी तेजी कैसे आ गई दौरे से पहले सर? देखिए, इसका दौरे से क्या लेना देना है? ईडी, सीबीआई, स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, वो अपना काम करती हैं। इसका मोदी जी के या अमित शाह के दौरे से क्या मतलब है? ये तो जबरदस्ती आप उसमें। तमजीद जी कह रहे हैं ना कंटेंट चाहिए उन्हें, आएंगे तो किस पे हमला बोले, क्या बोले? मुद्दा तो चाहिए ना, विषय तो चाहिए ना। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमें कंटेंट नहीं है, हमें पूरा कंटेंट है। अगर कंटेंट ही नहीं रहता तो वहां पर लोग हमारी सरकार ही नहीं बनाते। तो वहाँ जो सरकार इतनी कड़ी मेजोरिटी, बड़ी मेजोरिटी से आई है, इसका मतलब लोगों को इनके कंटेंट के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान था। तमजीद जी देखिए, दौरे से पहले इस तरह के विवाद और इस तरह का मामला जब सामने आ रहा है, या फिर रेड की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई है, उससे तो ये भी साबित होता है कि महादेव सट्टा एप्लीकेशन जो ये पूरा मामला है, इसने चुनावों में भी काफी कमाल किया और सत्ता तक पलट दी। और अब एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा या फिर इस मुद्दे को तूल देना, ये क्या बताता है, ये क्या जताता है? नहीं, क्या जता रहा है वो तो इन्होंने बता दिया है कि उनको कंटेंट की तलाश है और कंटेंट की तलाश में वो घूम रहे हैं। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने बोला कि आप जाके कंटेंट इकट्ठा करो ताकि आपके बोलने के लिए कुछ मिल जाएगा। अब देश की जनता को ये बताएंगे क्या? नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, अपराध अपनी चरम सीमा पे, महिलाओं के खिलाफ अपने चरम सीमा पे, किसानों की हालत क्या हो रखी है, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो देश को बताएंगे क्या? तो जाहिर सी बात है कि यही सब इनको करना है। कभी देश को हिंदू मुसलमान की तरफ लगाएंगे, कभी ये विपक्षी नेताओं के ऊपर आक्रमण करेंगे, विपक्षी नेताओं पर रेड डलवाएंगे। डलवाइए आप, कितने दिन आप ये कर सकते हैं? कितने दिन लोगों का ध्यान भटका सकते हैं? ये सब जो ध्यान भटकाने की साजिश आप रच रहे हैं, देश की जनता अब आपको समझ चुकी है। आपके पास नैतिक साहस नहीं रह गया कि आप वहां पे जाके रोजगार की बात करेंगे। आपके पास नैतिक साहस नहीं रह गया कि जो आपने वादा किया था कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो आप देने का वादा किया था। आपने कहा था कि बिजली मुफ्त कर देंगे 200 रीडिंग तक, वो आपने किया नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उन मुद्दों से जवाब से बचने के लिए लोगों का ध्यान भटकाना चाहिए था, और वो करने के लिए ईडी और सीबीआई आके खड़ी हो गई। तो करिए आप,
और ये जो दुबई की जानकारी दे रहे हैं, कहाँ की जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको तुरंत सीबीआई के पास जाना चाहिए, जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और सारी जानकारी जब इनके पास इकट्ठा है, जब ये टीवी में बता रहे हैं, तो सीबीआई को क्यों नहीं जाके दे रहे हैं, ईडी को? और पैसे आ कैसे रहे दुबई से? इन्होंने तो अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, ईडी के ऊपर खुद सवाल खड़े कर दिए कि दुबई में एक व्यक्ति बैठा, यहाँ से पैसे ले रहा है, यहाँ से पैसे भेज रहा है। इसका मतलब इनको सारी जानकारी है, इसका मतलब इनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ईडी और सीबीआई को इतनी बड़ी जानकारी नहीं, इन्होंने तो ईडी और सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया कि एक दुबई में बैठा व्यक्ति हमारे देश के पैसे और वित्तीय व्यवस्था पे कब्जा कर रखा है। इतनी बड़ी आरोप ये लगा रहे हैं सीबीआई ईडी पे, तो इनको बताना चाहिए कि कैसे दुबई में व्यक्ति जो बैठा है वो कैसे हमारे देश के पैसे ले रहा है और देश में पैसे भेज रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, इनको बताना चाहिए। ये बहुत गंभीर आरोप इन्होंने अपनी सरकार पे लगा दिए, बहुत गंभीर आरोप। जवाब दीजिए आलोक जी, तो कह रहे हैं गंभीर आरोप अपने आप लगा लिया आपने। हमने क्या गंभीर आरोप लगा दिए? इनके समय से महादेव ऐप था, इनके लोग उसमें संलिप्त हैं, उसकी जांच चल रही है। इतनी जानकारी है तो आपने गंभीर खुफिया एजेंसियां सब फेल साबित हो गई, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी सब फेल हो गई। किस मामले में? महादेव सट्टा एप्लीकेशन मामले में। देखिए, अमेरिका जैसे देश में 9/11 हो गया, ये अमेरिका पहुंच जाएंगे, ये अमेरिका पहुंच जाएंगे। यहाँ भी इस तरीके के बैड एलिमेंट्स कांग्रेस के समय से जमे जमाए हैं, उनको एक एक करके हम फेंकते जा रहे हैं। अब तो सर इतना टाइम हो गया, आपको खुद सत्ता पर काबिज हुए हैं केंद्र सरकार की। बैड एलिमेंट विजय माल्या, नीरव मोदी को बैड एलिमेंट को भगा दिया। आप नेहा जी कि जिस तरीके से हम यहाँ पर इन उत्पाती एलिमेंट्स को एलिमिनेट करते जा रहे हैं, मोदी, विजय माल्या, नहीं है। में कितने घोटाले हुए, अगर घोटालों की मैं चर्चा करना चालू करूं तो डिबेट में समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे किसी भी राज्य में किसी भी मंत्री पर या सेंटर में किसी भी मंत्री पर कोई घोटाले का मामला अभी तक 11 वर्षों में दर्ज नहीं हुआ। अरे सर, जो आपकी पार्टी में जो शामिल हो गए नेता, वो क्या दूध के धुले थे? देखिए, संगति का बड़ा असर होता है, मतलब वो सारे आरोप धुल गए, भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। अब उसकी तहकीकात होगी, लेकिन यहाँ पर किसी को ये दाएं बाएं और पैसा खाने की हिम्मत नहीं होगी, ये जान लीजिए। अब इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मतलब जो नेता शामिल हो गए, आप लोगों के साथ आ गए, उन पर तो जांच होगी बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी पे लगातार जांच हो रही है। ये तो बात हो गई ना कि ये बदले की भावना से काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, उनकी भी जांच चल रही है। बताएं किसकी जांच बंद कर दी गई है या किसकी जांच में मामला खत्म, रफा दफा कर दिया गया है? सर, रफा दफा की बात नहीं है ना। कहाँ छापे पड़ रहे हैं बताइए? अजित पवार के यहाँ कहाँ छापे पड़ रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी के यहाँ? हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ अब आरोपी दिखते हैं या दोषी दिखते हैं? ऐसा है नेहा जी। हाँ, लेकिन इनके खिलाफ केस बंद नहीं हुए। प्रक्रिया अगर स्लो है तो वो देश की न्यायिक प्रक्रिया ही स्लो है। ठीक कहा अभी इन्होंने कि देखिए, इतने मामले लंबित थे, इतने लोग ईडी में पकड़े गए और जो स्ट्राइक रेट था वो 2.5-3% से ऊपर नहीं गया, क्योंकि यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबा खींचती है। ये हम और आप इससे अवगत हैं। आपने देखा था जो निर्भया कांड हुआ था, 11 साल के बाद उनको फांसी की सजा हुई। तो अब इन चीजों को भी हम ठीक करने की कवायद में हैं। अरे इतना गंद फैला दिया था कांग्रेस ने और इतना गठा दिया था इकोनॉमी को, उसको खड़ा करने में नरेंद्र मोदी को दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है, अमित शाह जी को दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है। टाइम लगेगा, लेकिन चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। 2047 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा और विकसित देश में उसकी शुमार होगी। चलिए, लक्ष्य पे लक्ष्य दिए जा रहे हैं। तमजीद जी देखे, कह रहे हैं कि आप लोग इतना खराब करके गए देश की स्थिति को कि हमें तो ठीक करने में टाइम लग रहा है और सब कुछ बेहतर होगा। नेहा जी, देखिए, झूठ एक ऐसी चीज है जिसकी कोई नाप नहीं होती है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। अभी ये बताइए, जब कांग्रेस पार्टी 2014 में सत्ता छोड़ के गई थी तो देश पे 50 लाख करोड़ रुपए खर्च था, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। ये किया इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने देश के साथ।
चंदे में धंधा और धंधे पे चंदे का खेल खेला इन्होंने के साथ। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, जो इन्होंने डाटा दिया था, सब कुछ सामने आ गया था। विश्व की सबसे अमीर भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। ब्लॉक ब्लॉक, शहर शहर, जिला जिला, हर जगह इनके कार्यालय खुल गया। 5 स्टार कार्यालय इन्होंने खोल लिया है। भ्रष्टाचार पे ये भाषण दे रहे हैं, शर्म नहीं आ रही इनको? तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, 2022 तक इतनी सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे, किसानों को आय दुगना कर देंगे, किसानों के कर्ज माफी कर देंगे। भूल गए सब? अब ये 2047 की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इस तरह की बात करने से पहले इनको शर्म आनी चाहिए। और जब खुद में दिक्कत होती है तो दूसरों में दिक्कत दिखलाई पड़ना शुरू हो जाती है। अभी आज बता रहा है कि इनको न्यायिक व्यवस्था में दोष है। सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर रही है, ईडी चार्जशीट नहीं कर पा रही है, और दोष न्यायिक व्यवस्था में बता रहे हैं आज बैठ के। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कब कैसे जांच बंद कर दी गई? क्या अजीत पवार को क्लीन चिट नहीं दिया गया था रातों रात? कौन इसको झूठ कहला सकता है? जिस समय अजीत पवार ने शपथ ली थी फडणवीस के साथ, रातों रात उनको क्लीन चिट दी गई थी। एक दिन पहले प्रधानमंत्री जाके कहते कि अजीत पवार से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं देश के अंदर, अगले दिन अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के दूल्हा बन के बैठ जाते हैं और यहाँ पे आके ये ज्ञान बता रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब वक्त आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है, जो वादे इन्होंने किए देश के साथ, जो इन्होंने इरादे जताए थे, बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। आज दलित की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां, जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार हो रहा है पूरे देश और प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं हो रहा है तो नारियों के खिलाफ हो रहा है। तो और ये आज बता रहे हैं कि 2047 आपके कहने से थोड़ी ना होगा तमजीद जी। नहीं यहाँ तो आंकड़े जो दिख रहे हैं, जो हालात दिख रहे हैं और जो चुनावों के नतीजे दिख रहे हैं, उससे क्या साबित हो रहा है? चुनाव के नतीजों पे भी बहुत बड़ा प्रश्न लगा हुआ है नेहा जी। चुनाव आयोग जिस तरीके से डाटा देने को तैयार नहीं हो रहा है, जिस तरीके से फर्जी वोटर बढ़ाए जा रहे हैं, रातों रात करोड़ों वोटर एक राज्य के अंदर बढ़ जा रहे हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये चुनाव जीत रहे हैं, ये चुनाव नहीं जीत रहे, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए। चुनाव आयोग से हमने कई सवाल पूछे हुए, चुनाव आयोग पे सवाल न पूछने पाए, इसमें तो राहुल गांधी जी को पिछले 8 दिन से बोलने नहीं दिया जा रहा है सदन के अंदर। हम तो चुनाव आयोग से मांग रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर की वोटर लिस्ट हमें दी जाए। चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? तो फिर लोकतंत्र पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी पे सवाल खड़े कर रहे हैं ना? हम नहीं खड़े कर रहे हैं। तो कौन खड़ा कर रहा है? तो विपक्ष खड़ा कर रहा है। फिर चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए आप लोग। बता रहा हूँ ना नेहा जी, सुनिए, लोकतंत्र पे बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी की नीति ने कर दिया है। क्या जरूरत थी आपको चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करने के लिए? नहीं तो मुझे मुद्दे पे आ जाइए ना सर, मुद्दे पे आइए आप, मुद्दे पे आइए तमजीद जी। नहीं ऐसे नहीं, आप घुमाइए मत। आपने कहा, इसलिए मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। इन्होंने सारी संस्थाओं को अपने अधीन कर लिया, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे जो हो। एक जो न्यायिक व्यवस्था है थोड़ा बहुत इन्होंने छूटी हुई है। अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में कह दिया कि वो भी कब्जा करना चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, आपको जितनी रेड मारना हो मार लीजिए, आपका एग्जीक्यूशन रेट 2% से भी ज्यादा नहीं। इससे समझ में आता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर आपने किस तरीके से हमले किए। ठीक है आलोक जी, देखिए तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करवा रहे हैं। 98% अगर फर्जी केसेस हैं, 2% अगर सही केसेस सामने आ रहे हैं, तो मतलब 98% लोगों को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष को खास तौर पे परेशान किया जा रहा है। देखिए नेहा जी, कांग्रेस लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और जनता ने ये फैसला कर लिया है कि कांग्रेस को जहां भी चुनाव लड़ेगी 0/0 पे आउट कर देंगे। यही हाल इनका हरियाणा में हुआ, यही हाल इनका दिल्ली में हुआ और यही हाल कमोबेश इनका 10 सीटें आई इनको महाराष्ट्र में, कमोबेश यही हाल इनका वहां भी हुआ। तो कांग्रेस पर देश की जनता किसी तरीके से विश्वास करने की नहीं सोच रही है। और नहीं तो कह रहे हैं ना, चुनावों में भी आप धांधली करा रहे हैं। 90 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हार रहे हैं। हाँ। सेंचुरी मारने से सिर्फ 10 दूरी पे है। हाँ। और एक चीज आप जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी नाम का राष्ट्रीय पार्टी है, ये तो क्षेत्रीय दलों के सामने गुहार लगाती है कि कुछ चीज हमें दे दीजिए जो हम भी यहाँ चुनाव लड़ने के काबिल हो जाए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, अभी बिहार का चुनाव आएगा तो लालू के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। तो
और जहाँ जहाँ ये अकेले लड़ने वो की तो सोचते सर हैं, उनकी राजनीतिक रणनीति है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि और क्या वाकई दूसरी विपक्ष चीज, को परेशान किया इन्होंने जा रहा है, एक योजनाबद्ध इन्होंने तरीके कहा से परेशान किया जा रहा है, या वाकई नेहा- घालमेल की स्थिति है। आलोक जी, इस बात को समझना होगा कि अगर नेहा जी- वाकई कुछ ऐसा है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। नेहा जी, इन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को कब्जा कर लिया है, सब चीज पर कब्जा कर लिया है। अगर कब्जा कर लेते तो हम तो 330 सीट जीतते, 240 पे आगे क्यों रुक जाते? कांग्रेस को 99 सीट क्यों जीतने देते? ये इस बात का उत्तर प्रदेश में हम 36 सीटों पर क्यों सिमट जाते? ये किस बात का द्योतक है, ये बताइए। इसी बात का द्योतक है ना कि फेयर एंड चुनाव हो रहे हैं, ठीक जो है, जहाँ से मजबूत है वहाँ से जीत ठीक पा है रहा सर। है। देखिए, इस पे तो यकीन करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है और आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर निष्पक्ष तरीके से ही वो चुनाव हो रहा है, इस बात को तो समझना ही चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, चलिए आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।